अच्छा, तो अब एपीआई का एक आइडिया लगा। एपीआई का एक तुमको ये बात एक छोटी सी समझ में आई एपीआई के बारे में कि एपीआई भले हमें सामने से नहीं दिखती, एक नॉर्मल यूज़र को नहीं दिखती, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे बैकएंड में इम्प्लीमेंटेड है। वही जो डेवलपमेंट पहले हो रहा था, अब क्या कर दिए उसको एपीआई के फॉर्मेट में करना स्टार्ट कर। और एपीआई के फॉर्मेट का मतलब क्या है? कोड पहले भी लिखा जा रहा था, कोड अब भी लिखा जा रहा है, बस उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी है कि कोड अगर कोई भी लिख रहा है, अगर किसी कोड को कोई डेटा देना होगा और कोई डेटा लेना होगा, तो उसका एक निश्चित तरीका क्या कर लिया गया, तय कर लिया गया कि किस तरह से देना है और किस तरह से लेना। बस इतना ही तो था। लास्ट क्लास जो थी हम लोग यही तो डिस्कस कर रहे थे, और हम लोगों ने कई एग्जाम्पल देखे थे। कई एग्जाम्पल का मतलब हम लोगों ने ये भी देखा था कि आखिर ये जो इंडियन रेलवे है या यात्रा है, ये कैसे काम करते हैं, है ना। ये भी सोचने की कोशिश की थी कि जो तुम्हारे ये फ्लाइट्स के जो जितनी एयरलाइंस हैं वो कैसे काम करती होंगी। कहीं ना कहीं बस क्या है, डेटा का लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अब वही है, डेटा का लेन देन जिसको करना है, सब लोगों ने एक निश्चित तरीका बना लिया कि भैया डेटा लेना होगा या देना होगा तो हम इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से देंगे। और वो जो तरीके थे इतने आसान और इतने इजी चुने गए कि सबके लिए क्या थे, आसान। ये बात समझ में आई। बस यही एपीआई है। और हमने फिर बताया तुमको, यूआई भी आखिर पीछे एपीआई को ही कॉल करता है ना, और एपीआई ही जाके इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। तो अगर हम तो असली काम कौन कर रहा है, वो पीछे की एपीआई ही तो कर रही है। अगर हम सीधे एपीआई को कॉल कर लें और वो मेरे लिए वैल्यू उठा के लेके आ जाए और वो सही वैल्यू है, तो लॉजिक तो टेस्ट हो गया ना कि सही से काम कर रहा है। अगर एपीआई सही काम कर रही है तो भैया यूआई मांगेगा तो भी सही डेटा देगी, और एपीआई मांगेगा और तुम एपीआई के थ्रू मांगोगे तब भी वही। ये बात समझ में आई थी, ठीक है। तो अब देखते हैं एपीआई। तो एपीआई के लिए तो जब जैसे एक सिंपल एग्जांपल, सब लोग ये समझ चुके हो, हमने एक एप्लीकेशन का नाम बताया था। हमने एक एप्लीकेशन का नाम बताया था और एप्लीकेशन का नाम था क्या, IMGUR। ये एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर भाई यूआई भी है और साथ भी यूआई से भी काम हो रहा है और साथ में क्या है, एपीआई। तो इसने इन लोगों ने एपीआई क्यों बनाई? टेस्ट करने के लिए नहीं यार। उन लोगों ने काम कर रखा है कि अगर एक साइट है, हेलो, हाँ सुन, हाँ रीसू, पता नहीं था रीसू, हाँ बात समझ आ रही मेरी कि कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों ने वो साइट देखी हुई थी, नाम क्या था, अच्छा खुला भी है, IMGUR। यहाँ से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ ये एक साइट है, इसके लिए एक एल्बम या कुछ ऐसा टाइप का। और इसमें देखो एक फीचर ये भी है ना, देखो किसका, पोस्ट का। फेसबुक पे पोस्ट करते हो ना, तो ऐसा इन लोगों ने भी एक दे रखा है कि हमारे यहाँ चाहो तो अपनी क्या, वैसे फेसबुक पे भी यही सब तो करते हो, फोटो वोटो रखते हो, है ना, पोस्ट वोस्ट करते हो, लाइक शेयर यही सब करते हो ना। ऐसे ये भी एक साइट है, इन लोगों ने भी अपना दे रखा है कि भैया चाहो तो मेरी साइट पे आओ, अपनी फ़ोटो वोटो वीडियो जो रखना है रख लो, ठीक है, और इसके बाद चाहो तो पोस्ट वोस्ट करना तो पोस्ट कर सकते। तो इसमें ढेर सारी फंक्शनैलिटी है ना, और ये फंक्शनैलिटी तुमको अभी दिखाई दे रही है। तो ये फंक्शनैलिटी कहाँ से दिखाई दे रही है, यूआई से ना। लेकिन जब भी तुम इसको किसी मेथड को कॉल कर, जैसे कहीं किसी बटन पे क्लिक करते हो, फिर से याद करो लास्ट क्लास में बोला था ना कि जैसे क्लिक कर रहे हो तो कहते हैं क्लिक इवेंट डेवलप। तो देखो जैसे न्यू पोस्ट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो जाके ये पोस्ट कर रहा है ना कहीं काम सर्वर पे हो रहा है। बीच में इन लोगों ने एक एपीआई डेवलप कर रखी है जो न्यू पोस्ट करके तुम्हारी ये क्लिक है। जैसे तुम क्या करते हो, ध्यान से देखो, न्यू पोस्ट किए, यहाँ से क्या किए, चूज़ फोटो वीडियो किए,
या ऐसे यहाँ से गए, कोई फाइल क्या किए, सेलेक्ट किए और उसको क्या कर दिए, ओपन कर दिए, और ये इमेज क्या हो गई, अपलोड। ये इतना पूरा काम किए ना। इस काम को जब तुमने किया तो बेसिकली एक क्या गई, रिक्वेस्ट गई किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर ने तुम्हारे लिए ये काम किया। तो जानते हो जबकि यहाँ सच्चाई है, सर्वर ने तो किया, लेकिन सर्वर पे इन लोगों ने क्या बना रखा है, एपीआई। तुम्हारी फ़ोटो को लेते होंगे जेसन जो भी है, और इसके बाद एपीआई लिखी हुई है, जो एपीआई क्या करती है, इस फ़ोटो को ले जाके डेटाबेस में क्या कर देती है, सेव कर देती है, और फिर वहाँ से उठा के आपको यहाँ उसको क्या करने लगती है, शो भी करने लगती है। इतना काम हो रहा है कि नहीं। ये आपकी फ़ोटो को ले जाके डेटाबेस में डाल रही है, और डेटाबेस में डालने के बाद वो पेज भी खोल दे रही है, और आपको आपकी जो फ़ोटो है साफ साफ दिखाई भी दे। इतना आपके साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या, जो एक कोड चल रहा है, कर रहा है, वही कोड जो है उन लोगों ने किसके फॉर्मेट में कर रखा है, एपीआई के फॉर्मेट में। तो एपीआई अब चाहो अब जैसे उन लोगों ने क्या, उनका यूआई कॉल कर रहा है किसको, एपीआई। और ऐसे ही उन लोगों ने ढेर सारी एपीआई बना रखी हैं, जो तुमको यहाँ सामने दिख रही है। ये देखो, ये देखो, इसका नाम क्या है, IMGUR API। जिन डेवलपर्स ने इस एप्लीकेशन को बनाया है IMGUR, उसने क्या कर रखा है, ढेर सारी क्या बना रखी है, जो ढेर सारी फंक्शनैलिटी है ना, तो उन फंक्शनैलिटीज़ के लिए क्या बना रखी है, API बना रखी है। और उस एक जब भी तुम UI कॉल करते हो तो पीछे वही API कॉल होती है। API कॉल होने के बाद API जाके अपना काम करती है। आई बात समझ में। अब तुमको जो डेवलपर्स में थे वो क्या थे, मान लो हम टेस्टर हैं, तो डेवलपर्स ने हमको उस API की सारी डिटेल दे दी, और वही डिटेल यहाँ मेरे सामने है। समझे क्या हुआ है, उन लोगों ने डेवलपमेंट किया है, उन लोगों ने API, डेवलपर्स ने API बनाई है। UI बाई डिजाइनर ने बनाया है, API किसने बनाया है, डेवलपर्स ने, और उसको उन लोगों ने आपस में इंटीग्रेट कर दिया है, जोड़ दिया है, और ये सारा काम हो रहा है। तुम UI कॉल करते हो, वो UI की चीज़ें जाके पीछे किसको कॉल करती हैं, API को। API जाके उसको सेव करना होता है, सेव करती है, ले आना होता है इन्फॉर्मेशन, उसको क्या करती है, लेके आती है। तो काम कौन कर रहा है, वो API। अब उन डेवलपर्स ने क्या किया, भाई API बनाए हैं ढेर सारी, तो उनको क्या करानी है, टेस्टिंग। उनसे टेस्टिंग कराएंगे नहीं, टेस्टिंग किससे कराएंगे, टेस्टर्स से। तो वो सारी API के बाद की इंफॉर्मेशन कि मेरी API क्या है क्या नहीं है वो सारी इंफॉर्मेशन टेस्टर्स को दे देते हैं। क्या करते हैं, टेस्टर्स को दे देते हैं, और यही हमको उन्होंने सामने दिया हुआ है। एक तरह से डेवलपर्स ने API बनाई है, कोड लिखा है, और बनाने के बाद बताया है कि इसको यूज कैसे करना है, कितनी फंक्शनैलिटी के लिए API बनी है, कितने के लिए नहीं बनी है, वो सारी बना के एक जगह रखी थी उन लोगों ने उठा के किसे दे दी, टेस्टर कि लो भैया ये API है, इनको क्या करो, टेस्ट करो। ये हमको मिला है। और जो डेवलपर देते हैं, अब याद रखो, अब API टेस्टिंग करनी है ना, API टेस्टिंग हमें कहाँ करनी है, हमें मान लो मेरा मन है कहाँ करने का, कोई किसी टूल में यूज़ करें, तो हम उसके लिए टूल यूज़ करना कौन सा चाहते हैं, पोस्ट में। और क्या किया है भैया, डेवलपर ने क्या किया है, डेवलपर्स ने मान लो इसी एप्लीकेशन IMGUR के लिए 150 APIs क्या की हैं, बनाई, 150 बनाई हैं। बनाने के बाद उन्होंने वो किया, ठीक है, 150 API बनाने के बाद फिर उनको यूज कैसे करना वो हमको भेज दिया नेट पे। और उसे क्या बोलते हैं जानते हो, ध्यान से याद रखना एक वर्ड, क्या, कलेक्शंस। डेवलपर यही करता है भाई, याद रखो ये चीज़, काम समझो पहले सबका, इसका उस प्रोसेस में उसमें क्या रोल है। डेवलपर API के लिए कोड लिख देता है ना, फिर उसे कैसे यूज़ करना उस API को, तो उसके बाद 150 API है मान लो, तो 150 API की एक क्या बनाता है, कलेक्शन बनाता है।
और वही कलेक्शन टेस्टर के पास क्या करता है, भेज देगा। या तो मेल कर देगा, या तो इंटरनेट पे कहीं अपलोड कर देगा, कहेगा वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो, हमने जो API बनाई है हमने वहाँ अपलोड कर रखी। तो सारा खेल किसका है, इसी कलेक्शन का। एक API एक फंक्शनलिटी के लिए API थोड़ी बनाई है। IMGR में सैकड़ों फंक्शनलिटी है ना, उन लोगों ने 150 फंक्शनलिटीज़ के लिए मान लो API बनाई। अच्छा एक चीज़ ये भी समझो, ऐसा नहीं है कि जब जहाँ API यूज़ हुई हो वहाँ हर काम के लिए API ही बनी हो सकता है इस IMGR में 350 फंक्शनलिटी, 150 के लिए उन लोगों ने API बना रखी है और मान लो 200 के लिए API नहीं बना रखी। जैसे पहले कोड हो रहा था वैसे कोड किया, बस API बना देने पे क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा थोड़ा। अब ऐसे बनाएंगे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे ना उनकी 200 फंक्शनलिटी को डायरेक्ट। लेकिन ये 150 फंक्शनलिटी के लिए अगर 150 क्या बना दिए हैं API, तो उनको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बिना UI के। लेकिन वो 200 फंक्शनलिटी जिनके लिए API नहीं बनाई गई है उनको इस्तेमाल करना है तो एक ही रास्ता है क्या, सीधे जाओ UI के पास। अब उन लोगों ने मान लो 150 APIs बनाई और 150 APIs बनाने के बाद एक क्या बनाया, उनका एक कलेक्शन बनाया। और वो कलेक्शन बनाते हैं जो ठीक है बाद में बताएंगे, वैसे बनाते जेसन में है, वो एक कलेक्शन बनाए और वही कलेक्शन हमको या तो मेल कर दिए या तो नेट पे कहीं अपलोड कर दिए, ठीक है। और इसके बाद कहे कि वही API सारी पड़ी हैं ले लो, जैसे IMGR वालों ने किया। बताओ इस एप्लीकेशन को जिसने इस सिस्टम पर काम किया उसने क्या किया होगा मालूम है, सबसे पहले पोस्टमैन खोला होगा, खोलने के बाद यहाँ पे उसे कलेक्शंस करके दिख रहा होगा ना, और फिर एक बटन दिख रही होगी क्या, इंपोर्ट। अगर उसके सिस्टम पे पड़ी है वो API का कलेक्शन तो इंपोर्ट पे क्लिक करेगा और वो क्या करेगा, फोल्डर में जाएगा जहाँ पे वो फाइल रखी है, जहाँ रखी है वो ब्राउज करके वहाँ से क्या करेगा, उस कलेक्शन वाली फाइल को, उस जेसन फाइल को क्या कर देगा, अपलोड। ध्यान देना इस बात में, कलेक्शन वाली फाइल को क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। तो जैसे अपलोड पे क्लिक करेगा ना तो ऐसे ही ऐसा दिखना चालू हो जाएगा जैसा यहाँ दिख रहा है। यहाँ ढेर सारी API है ना, देखो API के अंदर API है, देखो कितनी ढेर सारी है, ये है ना, ये है ना ढेर सारी API मेरे, है ना। तो ये ऐसा नहीं एक एक करके उसने 150 किया होगा। तुम टेस्टर हो ना, उस डेवलपर ने API बनाई है, API कैसे काम करेगी, कैसे कोड करेगा, सब कुछ लिखा है। फिर उसको यूज कैसे करना है इसके लिए उसने क्या बनाया है, कलेक्शन। क्या बनाया है, कलेक्शन। वही कलेक्शन क्या किया है, टेस्टर को दे दिया। तुम टेस्टर थे, तुमने क्या कर लिया, उसे इंपोर्ट कर लिया। कई बार ऐसा होगा, ऐसे इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा और ध्यान से देखना जैसे इसके साथ हुआ है, कई बार ऐसा होगा कि जो वो कलेक्शन बनाया होगा जानते हो क्या करेगा, वो नेट पे कहीं क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। और तब तुम ये भी कर सकते हो, इंपोर्ट पे जाओ, ये देखो लिंक है ना, जो तुमको दिया होगा जहाँ अपलोड किया होगा डेवलपर ने, उसका तुमको क्या दे देगा, URL दे देगा, कहेगा देखो वहीं रखी है। और उसका ले जाके हम यहाँ पाथ डालेंगे, जैसे IMGR में है, उसका पाथ डालेंगे यहाँ और फिर क्या करेंगे, ये नहीं है पाथ, नेट से जाओगे IMGR की साइट पे तो मिलेगा, और उसको यहाँ क्या कर देंगे हम, कंटिन्यू। और जब हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, अपने आप नेट से वो सारी जो भी कलेक्शन है उसको डाउनलोड करके और तुमको सारी की सारी APIs क्या करेगा, इस तरह से दिखाना शुरू कर। अब चाहो तुम इन API को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अच्छा टेस्ट कैसे करोगे, अरे यूज़ करके ही टेस्ट करते हो ना यार। अगर हम तुमसे कहें फेसबुक टेस्ट करो तो क्या करोगे, फेसबुक को यूज करके टेस्ट करोगे ना। तो ये API बनाई है, उसने बताया है ऐसे यूज करना है, डेवलपर ने कलेक्शन बना के रख दिया, हमने लिया किस लिए, हम यूज करके इसे क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि ये सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही हुआ है काम, डेवलपर्स ने कई काम को करने के लिए क्या बना दी है, API बना। और वो API यूज कैसे करना है उसके लिए वो क्या बनाएगा, एक कलेक्शन, और वही कलेक्शन बना के तुमको उसने दे दिया। कलेक्शन में ये लिखा हुआ, कलेक्शन में सारी APIs के बारे में डिटेल है, कैसे यूज होंगी और कैसे यूज नहीं। इतनी बात समझ में आती है, और ये तुम्हारे सामने है। इतना कर लोगे सब लोग। अब हम क्या कर रहे हैं,
अभी तक तुम क्या करते थे, फोटो अगर IMGUR पे अपलोड करना हो तो UI से जाके अपलोड कर रहे थे ना। यहाँ पे अपलोड करने के लिए एक API बनी है, ढूंढोगे मिलेगी, और उसका उस तरीके से भी अपलोड करने की कोशिश करोगे तो बिना एप्लीकेशन खोले बिना कुछ हुए सीधे क्या कर देगा, अपलोड कर। और अगर फिर अपलोड हो गया और जाके देखे डेटाबेस में आ गया है सही से ही, तो तुम कहोगे कि API सही काम कर रही। अगर तुमने अपलोड किया और वो जहाँ जाना था वहाँ नहीं गई, जाके चेक किया, तो कहोगे भैया ये सही काम नहीं कर रही है, इसमें क्या है डिफेक्ट। अच्छा बताओ, ये इस API को टेस्ट किया और हम कह रहे हैं सही नहीं काम कर रही है, तो क्या UI से ये सही काम करेगी? अरे यार यही API UI भी तो क्या करता है, इसी API को कॉल करता है, वो भी अपलोड करने की कोशिश करेगा तो सही जगह अपलोड होगी नहीं। बस यही चीज़ UI से टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और यही API से टेस्ट करेंगे तो हमसे क्या हो जाएगा, ये चीज़ बहुत जल्दी और टेस्ट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ काम करेगी कि नहीं काम। क्या करें, हाँ वही करें, UI पे न जाओ, डायरेक्ट API पे करो। आखिर एक कंपनी बता रहे हैं ना, एक टेस्टिंग की टीम होगी तो कई बार 2 टीमें होंगी, एक API टीम होगी और एक कौन सी होगी, UI टीम होगी। एक फंक्शनल टेस्टर होंगे और एक API टेस्टर होंगे। API टेस्टर इस पर जाते ही नहीं होंगे कि UI पे क्या है क्या नहीं। वो भाई जो भी हुआ है, डेवलपर्स ने API बनाई है, वो सीधे API लेते होंगे, API को टेस्ट करते होंगे कि API सही चीज़ रिक्वेस्ट पे सही रिस्पांस दे रही है कि नहीं दे, ठीक है। और वही एप्लीकेशन से UI वाला भी टेस्ट कर रहा है, वो वही चीज़ किससे कर रहा है, UI से। वो भी यही देख रहा है कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोनों टेस्टिंग होती है, API भी और UI भी। और अच्छा API में बनाने का फ़ायदा क्या है, और API जब अच्छा आखिर डेवलपर API बनाता ही क्यों, नहीं टेस्ट करने में बचत हो रही है, टाइम बनाने में बचत नहीं हो रही है। भाई कोड तब भी लिख रहा था, कोड अब भी लिख रहा है, अब वो कोड डेवलपर किस में कर रहा है, API के फॉर्मेट। एक सबसे बड़ा बेनिफिट उसके कोड में आ जाएगा कि उसके कोड से अब डेटा का लेन देन ईजी हो जाएगा। फ्यूचर में किसी और एप्लीकेशन से इसे जोड़ना हो या इंटीग्रेट करना होगा तो ये क्या होगा, आसान होगा। भाई ये API का फॉर्मेट यूज़ कर ही रहा है, जेसन में लेन देन कर ही रहा है, किसी दूसरे को लेना होगा तो भैया वो दे देगा कि भैया हम ऐसे जेसन देते हैं, वो उसके लिए कोड लिख लेगा और उसके यहाँ भी वो चीज़ काम करने लगेगी ना। API में डेवलपर क्यों डेवलपमेंट कर रहा है, उसे एक बेनिफिट ये है कि वो चाहे तो जो सिक्योर चीज़ें हैं और जो सिक्योर नहीं है दोनों को क्या कर दे, वो अलग अलग जगह डिप्लॉय कर दे, अलग अलग सर्वर पे डाल दे, है ना। और जो चीज़ सिक्योर नहीं रखनी है, जो सबके लिए है, उसको सबका एक्सेस दे दे, और जो सिक्योर रखनी है उसको वहाँ का पता किसी को नहीं। अगर सब कुछ एक ही सर्वर पे रखा तब ये समस्या होती ना, कि पता उसे देना ही पड़ता। आता आदमी इनसिक्योर चीज़ों को छूने के लिए, अनसिक्योर चीज़ों को, और छूता कैसी चीज़ों को जो क्या है शायद सिक्योर है। तो सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ होता कि नहीं होता। इसीलिए पहले डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आखिर वो API के फॉर्मेट में डेवलपमेंट कर ही क्यों रहा है। वही एप्लीकेशन बिना API के पहले बन रहे थे ना, कोड पहले भी लिख रहा था, कोड अब भी लिख रहा है। अब थोड़ा सा उसने अपने कोड को स्ट्रक्चर एक फिक्स कर लिया, हम कोड करेंगे, कोड मेरा क्या होगा, या तो डेटा देगा लेगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये लेन देन के लिए डेटा को किसके थ्रू भेजेंगे, जेसन। ये मेथड चलेगा, कोड चलेगा, ये काम करेगा, उसके बाद ये डेटा को जेसन में डाल के दे देगा, जिसका मर्जी करे उसको ले और जिसका ना मर्जी करे वो ना ले। एक दूसरा सिस्टम हो, वही तो कह रहे हैं। सोचो आखिर IRCTC कैसे काम कर रहा है, कितने सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम काम कर रहा है तो कितने सिस्टम जुड़े हुए हैं। मेक माई ट्रिप भी है, गो एयर भी है ना, 20 कंपनियां हैं कि नहीं एयरलाइंस में, और तब भी डेटा का वो क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है ना। जबकि अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग लैंग्वेज बने होंगे, अलग अलग कंपनियों के सॉफ्टवेयर है ना वो। लेकिन API का फॉर्मेट यूज़ किया है, तभी उनको आपस में उनको इंटीग्रेट करना, उनको जोड़ना या उनसे डेटा लेना देना क्या है, आसान। इसीलिए इस IMGUR वालों ने क्यों API बनाई है बताओ। एक तो इससे उनका डेवलपमेंट जो है एक निश्चित तरीका हो गया, ऐसे डेटा का लेन देन हो गया और सब कुछ है। और प्लस दूसरी बात ये भी है, API इसलिए भी बनाई है कि जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे मेरे पास हज़ारों फ़ोटो, मेरे पास क्या है मान लो, हज़ारों फ़ोटो,
हम एक एक करके अब अपलोड कब तक करेंगे यार? तो उन लोगों ने क्या दे दिया कि यही अपलोड का काम किससे हो सकता है? एपीआई से। तो उन हज़ारों फ़ोटो को हमने क्या किया, एक आदमी रखा जो एपीआई के थ्रू हज़ारों फ़ोटो को क्या कर दिया, ईजिली 2 मिनट में अपलोड कर। आखिर ये बताओ, जीमेल जो है, जीमेल में यूआई से मेल भेजते हो ना, लेकिन पीछे एक एपीआई कॉल होती है और जीमेल से मांगोगे उस एपीआई की डिटेल तो वो तुम्हें देगा। अगर उसका यूज़ करो तो बिना जीमेल खोले भी तुम्हारे जीमेल से किसी दूसरे के पास जीमेल पे क्या चली जाएगी, या याहू पे मेल चली जाएगी। कल को अपना जीमेल खोल के देखो तो तुमको दिखाई देगा कि ये मेल गई है, जबकि तुमने जीमेल खोला भी नहीं। तुमने क्या किया, सीधे एपीआई को कॉल कर दिया। मान लो तुम्हें एक मेल भेजना हो, मान लो तुम्हें क्या करना हो, एक मेल भेजना हो, तुम्हारे लिए यूआई यूज़ करना आसान है। मान लो तुम्हारी कंपनी है, तुम्हें हज़ारों मेल या लाखों मेल कई तरह के लोगों को अलग अलग डेली भेजनी है। अब उन हज़ारों मेल को भेजोगे, क्या आदमी रखोगे तो बहुत हो जाएगा ना। जीमेल वाले से बात करोगे, जीमेल वाले कहेंगे घबराओ मत यार, हम लोगों ने इसके लिए एपीआई बना रखी। चाहो तो उस एपीआई को क्या कर लो, कॉल कर लो और एक्सेल में अपने लोगों का नाम रख दो और अपने आप हम एक एक करके सबको मेल कर दो। तो एपीआई इसलिए भी वो बनाते हैं कि भाई देखो, फेसबुक है ना, तुमसे पैसा नहीं लेता ना, फेसबुक बहुत कंपनियों से पैसा लेता है, ठीक है, कि तुम्हारे लिए हम इतने पोस्ट कर देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। फेसबुक तुमसे हमसे कुछ नहीं लेता ना, कि हम लोग नॉर्मल लोग हैं, लेकिन बहुत तो फेसबुक ने उन्हीं काम को करने के लिए, पोस्ट करते हो ना, पोस्ट करने के लिए एपीआई है, उनकी भी कॉल होती है एपीआई, और वो एपीआई उन्होंने बता रखी है। जो पैसा देता है उसको एपीआई की डिटेल देते हैं, उसके पास ये पावर रहती है कि बिना फेसबुक पे लॉगिन किए खोले वो डायरेक्ट एपीआई से हज़ारों पोस्ट क्या कर सके, या सैकड़ों पोस्ट कर सके। अब बात समझ में आई? और हो तो भाई वही है, यूआई भी वही पीछे एपीआई को कॉल कर रहा है और डायरेक्टली एपीआई भी। तो एपीआई उन लोगों ने बनाई है इस पर्पज़ से। अब हमारा पर्पज़ क्या है, ये देखना कि उनकी एपीआई सही से काम कर रही है कि नहीं। और पहला टास्क ये होगा कि एपीआई का एक कलेक्शन होगा, वो नेट से क्या करना होगा, वो लोग हमें बताएंगे या हमको मेल करेंगे, वो कलेक्शन हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हमको यहाँ अपनी वो जितनी उस कलेक्शन, जैसे इसे कलेक्शन मान लो 150 एपीआई हैं, तो सारी की सारी 150 एपीआई यहाँ पे दिखना शुरू हो। अच्छा, तो एपीआई का क्या मतलब बताओ? कोड है सर्वर पे, यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे, उसके पास जाएगी, एपीआई तुम्हारे लिए क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। कितनी एपीआई हमने कहा है अंदाजे से बताओ अभी? मान लो 150। तो भाई 150 फंक्शनलिटी है, उनका 150 अलग अलग कोड है, वो अलग 150 एपीआई के थ्रू इन लोगों ने मैनेज कर रखा। तुम्हें कौन सी यूज़ करनी है? मान लो तुम्हें कोई एक यूज़ करनी, कैसे कॉल करोगे? तो याद रखना, आज से हमेशा हर एक एपीआई के पास अपना यूआरएल या एक वर्ड यूज़ करते हैं क्या, यूआरआई होता। कोई भी एपीआई होगी, याद रखना भाई सर्वर पे। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा एप्लीकेशन में पेज खुलता है तो हर पेज के पास क्या होता है, यूआरएल होता है ना यार। तब उसी के सहारे तो सर्वर से लेके चीज़ें आता है, या सर्वर वो देता है। जितनी भी तुम्हारी फंक्शनलिटी है, जो हम बताया ना कि इन लोगों ने सारा कोड डेवलपमेंट कर रखा है और एपीआई के फॉर्मेट में मान लो कर रखा है, 150 एपीआई बना रखी हैं, तो 150 एपीआई के 150 क्या होंगे, यूआरएल होंगे। या यूआरआई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या क्या इस्तेमाल करते हैं, यूआरएल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहेगी, ये अपने दिमाग में सब लोग बैठा लो इस बात को, कि जितनी भी एपीआई होंगी, हर एपीआई का अपना एक यूआरएल होगा। जानते हो ये कैसे यूआई काम कर रहा है? जब तुम करते हो ऐड इमेज, मान लो तुमने ऐड इमेज किया और इसके बाद क्या किया, चूज़ फोटो किया और कोई दूसरी इमेज लिया, है ना। ये देखो इमेज आ गई कि नहीं आ गई, अपलोड हो गई ना, सर्वर पे चली गई है, तभी तो यहाँ आ रही है तुम्हारे पास, है ना। इसके लिए भी क्या हुआ, एक एपीआई कॉल। तो जानते हो यूआई ने क्या किया होगा, एक एपीआई को कॉल किया होगा। अगर किसी एपीआई को कॉल किया है तो उस एपीआई के पास अपना यूआरएल रहा होगा।
अंदर ही अंदर जब तुम कर रहे हो ना, अपलोड बटन पे क्लिक कर रहे हो तो एक रिक्वेस्ट जा रही है, तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, तो किसी उस पर जाएगी ना, किसी एड्रेस सर्वर पे ढेर सारे क्या URL है API के, तो जो API जिस काम के लिए API बनाई गई है उस पे इसकी क्या जाएगी, रिक्वेस्ट है। तो हर API का अपना याद रख लेना क्या होगा, URL। कोई भी API उसके पास एक चीज जरूर होगी, क्या, URL। ये तो अच्छी बात है। अब 150 API है तो 150 क्या है, URL। मान लो 150 में ऐसी चीजें हैं, 20 चीजें ऐसी हैं, ध्यान से समझो, 20 चीजें ऐसी हैं जो सिक्योर नहीं है, 130 चीजें ऐसी हैं जो क्या है, सिक्योर है। तो उन 20 को अलग से उस पर URL पे सर्वर पे डाल दूंगा, URL सेट कर देंगे, और उन 130 को अलग। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रहेगा, हर API के पास, या एप्लीकेशन में ही देखो, हर एक वेब एप्लीकेशन में हर पेज के पास क्या होता है, अपना URL होता है ना। वैसे ही हर UI के पास, हर API के पास अपना एक URL होता है। अगर एक API तुम्हें यूज़ करनी है, चाहे किसी पर्पस से, हम यहाँ टेस्टिंग के पर्पस से यूज़ करने वाले हैं, और कोई इसी IMGR API को क्यों यूज़ करता है मालूम है? वो इसलिए यूज़ करता है, उसके बाद 2000 फ़ोटो हैं, वो 2000 फ़ोटो उसे क्या करनी है, अपनी यहाँ अपलोड करनी है। इसके लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, IMGR की API को यूज कर रहा है। और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम यूज़ करें चाहे वो यूज़ करें, दोनों लोग API यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा API का URL क्या है। बिना URL की कोई API नहीं है, सबकी अलग अलग API है ना, URL है ना। यही तो फ़ायदा है, जिसको चाहे जिस सर्वर पे हम क्या कर दें, डिप्लॉय कर दें। हाँ, वो भी होगा, वो तो इसकी फंक्शनलिटी है, पोस्टमैन की है, उसका API के कंसेप्ट से लेना देना। हाँ, वो वेरिएबल हो करें ना। चलो अभी बताते हैं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले जैसे यहाँ API खुली है ढेर सारी, किसी भी API पे क्लिक करो, अकाउंट बेस पे क्लिक करें, तो देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, गेटवे को छोड़ो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक URL है ना, HTTPS जो भी है, ऐसे ही होता है ना URL। जरा कोई भी API क्लिक करो, कोई ऐसी API नहीं हो सकती जिसके पास URL ना हो। हर API के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होगी, क्या, URL। बिना, और अगर तुम्हें किसी API को यूज़ करना है तो सबसे पहली चीज़, अगर किसी से मांगोगे, तुम टेस्टर हो, तुम कहोगे नहीं, डेवलपर कहेगा, वो कोई मैनेजर कहेगा ये API टेस्ट करनी है, तो तुम उससे पूछोगे भैया कौन सी API है, क्या उसमें URL क्या, ठीक है? तो वो तुमको देगा कि भैया लो इसका ये क्या है, URL। ये क्लियर है? हर API के पास क्या होगा, URL, ठीक है? और तुम्हें चाहे तुम यूज़ करो और चाहे कोई कस्टमर जो API के सहारे काम करना चाहे, दोनों लोगों की पहली डिमांड क्या होगी, URL। और डेवलपर ने अगर 150 API बनाई है तो 150 उनके क्या होंगे, अलग अलग URL। और हर URL के पीछे उनका क्या होगा, 150 अलग अलग क्या होंगे, कोड होंगे। जब हम ये URL हिट करेंगे तो वो वाला कोड चलेगा, वो URL हिट करेंगे तो वो वाला चलेगा। डेवलपर तुम्हें ये देगा और उससे क्या बोलेगा, वो अपने लैंग्वेज में कलेक्शन क्या बना के देगा, कलेक्शन। जैसे यहाँ एक कलेक्शन बना हुआ है, दिख रहा है ना। अब API बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, इतनी बात समझ में आती है तो तुम्हें API का एक बेसिक आइडिया अब है ना। डायरेक्ट बैकएंड को हम एक्सेस कर रहे हैं, डायरेक्ट किसको एक्सेस कर रहे हैं, डायरेक्ट हिट कर रहे हैं किसको, बैकएंड। अदरवाइज एक तरीका जानते हो, फ्रंट एंड को हिट करो, फ्रंट एंड किसको हिट करे, बैकएंड को। आज हम API टेस्टिंग कर रहे हैं तो सीधे बैकएंड को हिट कर रहे हैं, और बैकएंड में सब API के फॉर्मेट में है, तभी हम इजीली हिट कर पा रहे हैं। और हर API का क्या है, URL है। डेवलपर ने बना के हमको कलेक्शन दिया है, हमने पोस्टमैन में क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है, सारी APIs हमको दिख रही। अच्छा एक बात और आपको बताएं, मान लो डेवलपर, मान लो एक बार को कि डेवलपर ये न बनाता, क्या कहते हैं, जो 150 API वो बनाया, और इसके बाद वो हमारे पास ये पोस्टमैन ना होता, तो कोई बात नहीं, API को सीधे ब्राउज़र से भी एक्सेस किया जा सकता
है। एपीआई को सीधे ये जो ब्राउज़र नहीं दिख रहा है, यहाँ जो यूआरएल डालते हो, एपीआई का यूआरएल डाल के यहाँ से भी सीधे एक्सेस कर सकते हो। सीधे यहाँ से डालो क्या ये उसका, हाँ, जो तुम्हारा एपीआई है उसका सीधे क्या क्या डालो, यूआरएल यहाँ से डालो ब्राउज़र के अंदर से, तब भी वो एपीआई काम करेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि बाद में लोगों ने समझा, लोग इसी पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो एक लोग आए, उन लोगों ने पोस्टमैन नाम का क्या बना दिया है, एक टूल बना दिया कि चीज़ें टेस्टिंग करना और क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, आसान हो जाए और ऑटोमेशन भी इसका किया जा सके। अदरवाइज एपीआई टेस्टिंग करनी हो, बेसिक एपीआई टेस्टिंग करनी हो तो ऐसा नहीं है भाई। इसको क्या चाहिए बताओ, पहली चीज़ हमने क्या बोली, यूआरएल ना, और यूआरएल तुम क्या ब्राउज़र में नहीं हिट करते हो, तो एपीआई को तुम ब्राउज़र से भी चाहो तो एक्सेस करने के लिए ट्राई कर सकते हो। अब इन लोगों ने क्या किया, एक टूल बना दिया है कि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगर ऐसा होता तब कि मान लो पोस्टमैन तुम्हारे पास नहीं होता, तब क्या करते जानते हो तुम, तब उनसे मांगते डेवलपर से कि हमें दो यार वो एपीआई दो अपनी। तो एक कलेक्शन जो बनाता है वो भी किस फाइल में बनती है जानते हो, जेसन में। एक बहुत बड़ी सी जेसन देता, कम से कम 4-6 हज़ार लाइन, उसके अंदर सारी डिटेल पड़ी होती है, हमको मेल कर देता, हम उसको खोलते। अब उसमें थोड़ा हमें परेशानी होती है ना, 150 एपीआई जो उतनी 6000 लाइनों में बिखरी पड़ी है, उनको हम ढूंढते, उनका देखते, यूआरएल भी होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी डिटेल होगी और उसके सहारे हम टेस्टिंग कर लेते। लेकिन वो टेस्टिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है ना, इसीलिए हमें क्या मिल गया है, ये पोस्टमैन। इसमें वही 150 जो बनाई है उसने कलेक्शन, उसको इंपोर्ट कर दो तो अलग अलग सारी एपीआई देखने लगी ना। वैसे 6000 लाइन में जाके लाइन बाई लाइन पढ़ के निकालते जोड़ते तो क्या होता, टाइम लगता ना। इसीलिए इन लोगों ने क्या बना दिया, पोस्टमैन बना। अब पोस्टमैन में तुम क्या करते हो, एपीआई जो भी कलेक्शन होगा उसे क्या करोगे, इंपोर्ट। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि एपीआई सही काम कर रही है या नहीं। तो देखो यहाँ ढेर सारी एपीआई है ना, हर एपीआई के पास क्या है, यूआरएल। अच्छा, यूआई मत बोलो, यूआरएल या यूआरआई, क्या बोल रहे हैं, यूआई मत बोलो, क्या बोलते हैं, यूआरएल भी और क्या यूआरआई। कुछ ऐसे मेरे ख्याल से क्या है, यूनिफॉर्म या यूनिफाइड रिसोर्स इंफॉर्मेशन, या उसी को रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूआरएल कहो या क्या कहो, ये जो सामने दिख रहा है ये दिया हुआ, ये क्या है, यूआरआई। और हर एक की अपनी यूआरआई क्या होगी, अलग होगी। कुछ चीज़ें आपस में कॉमन भी होंगी, देखो जरा ध्यान से। जैसे ये है api.imgur.com/3/account है ना, इसका क्या है, एपीआई या इतना कॉमन है ना, 3 अकाउंट, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें क्या है, गैलरी फेवराइट इधर उधर 3-5 है ना। तो दोनों का एपीआई जो पूरा है, इसे जो बोलेंगे यूआरआई, वो क्या है, अलग है ना। और इसी यूआरएल के लिए एक नया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखो, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, एंड पॉइंट। तुमसे कहेंगे यार उसका एंड पॉइंट का मतलब वही वो एपीआई के यूआरएल की ही बात कर रहे हैं, एपीआई के पूरे यूआरएल की बात कर रहा है। अच्छा ये देखो, इसका यूआरएल दिख रहा है .com के बाद जो कॉपी, हाँ कॉपी करो जरा इसको, ये देखो, और एक दूसरा उठा दो, ये देखो, ये दोनों देखो यूआई है, वो दोनों यूआरएल है ना। एक में दो, इसमें भी है ना, https://api.imgur.com। ये जो इतना वर्ड है, ये इसको पूरे को क्या बोलेंगे, यूआरआई या यूआरएल। और ये यूआरएल या यूआरआई 2 पार्ट से मिलके बना होता है। ये है ना something.com तक, या ये भी something.com तक होता है ना। किसी का यूआरएल कैसे होता है, gmail.com/account ऐसे रहता है ना, किसी का भी रहता है। तो कैसे रहता है यूआरएल, facebook.com/ करके, flipkart.com/ फिर 3 अंदर अलग अलग यूआरएल होता है कि नहीं। जो ये स्टार्टिंग का पार्ट होता है, इसे बोलते हैं क्या मालूम है, वर्ड बेस यूआरएल, या एक वर्ड यूज करे हुए बेस यूआरआई, ठीक। और इसके बाद जो इतनी इंफॉर्मेशन एक तरह से कहो, ये इतना हिस्सा क्या है, बेस यूआरआई है, मेन एड्रेस
और इसके बाद जो ये है, ये क्या है? एंड पॉइंट। तो बेस यूआरआई देख रहे हो दोनों का सेम है ना, लेकिन एंड पॉइंट क्या है? हर एपीआई का अपना क्या होगा? अलग। इतनी बात समझ में आ रही कि हाँ बोलो क्या करें? ना ना, यहाँ तक जो है ये बेस यूआरआई है। देखो इसलिए यहाँ लिखा है ये क्या है? ये बेस यूआरआई है। और यहाँ जहाज.com या जहाज के बाद स्लैश स्टार्ट होता है, इसके बाद जो है उस पूरे को क्या बोलते हैं? एंड। हाँ होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले इतनी बात समझ में आ रही है ना कि क्या होगा? यूआरआई होगा, ठीक है, और उस यूआरआई में दो चीज़ें होंगी, बेस यूआरआई होगा और क्या होगा? एंड पॉइंट होगा। हर एपीआई के साथ ऐसा होगा और सबका एंड पॉइंट क्या होगा? अलग अलग। सबका जगह 150 एपीआई बनी है तो 150 के 150 का तुम अक्सर देखोगे कि बेस यूआरआई क्या होगा? सेम होगा, बेस यूआरएल सेम होगा, लेकिन एंड पॉइंट जो होगा वो 150 के 150 का क्या होगा? अलग होगा। और हर यूआरएल पे अलग अलग कोड बैठा हुआ है। हर यूआरएल पे अलग अलग कोड बैठा हुआ है। जैसा तुम कॉल करोगे वो कोड चलेगा, वो जो कोड को काम करना है वो करेगा। सही किया तो कोड सही था, गलत किया तो कोड गलत। भाई टेस्टर के लिए तो यही है ना। इतनी बात समझ में आती है? अब अच्छा इसमें बताओ, तुम सिस्टम पे जनरली क्या काम करते हो? हम तुमसे कहें तो वहाँ से यहाँ क्या कर सकते हो? तुम इस साइट पे IMGER पे चाहो तो क्या कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चाहो तो लॉगिन कर सकते हो, चाहो तो फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, चाहो तो जो फ़ोटो सर्वर पे है उसको क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो नया अपने लिए फेवरेट हो सकता है, अपने लिए नया फेवरेट सेक्शन क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। या मेरे फेवरेट फ़ोटो कौन सी हैं उसको निकाल सकते हैं। भाई अगर हम देखना चाहें, जैसे हमने अपनी फेवरेट फ़ोटो बनाई है तो जाएंगे फेवरेट पे दिखाई देगा ना। अब ध्यान से इस बात को समझो, अक्सर दो काम होते हैं, सब लोग याद रखो। या तो तुम सर्वर से कुछ मांगते हो और या तो सर्वर को कुछ देते हो। बोलो यही करते हो ना। अगर हम तुमसे कहें कि अगर हम ये कर रहे हैं, मेरी कितनी फ़ोटो है यहाँ देखना चाह रहे हैं, तो मतलब क्या है? सर्वर से कह रहे हैं ले आओ हम देखेंगे। हम अपनी फ़ोटो यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो इनसे पास जाएगी, सर्वर के पास से। तो मेरे पास से इन्फॉर्मेशन दो इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। जैसे तुम ही हो, रजिस्ट्रेशन करते हो तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरते हो ना, और रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो ना, तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? सर्वर के पास जाती है ना। तो या तो तुम सर्वर को कुछ देते हो और या तो सर्वर से कुछ लेते हो। और जब तुम सर्वर से कुछ लेते हो, कुछ तुम्हें सर्वर से मिलता है, तो उसे बोलते हैं क्या? गेट। क्या बोलते हैं? गेट। और जब सर्वर को तुम कुछ भेजते हो तो उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट। गेट और पोस्ट। जहाँ भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है वहाँ ये दो चीज़ें जरूर होती हैं। क्या? एक गेट और पोस्ट। अच्छा ये बताओ, इंटरनेट चल रहा है ना? इंटरनेट चल रहा है ना? सब लोग अपना URL डालते हो ना, और URL डाल के चीज़ें यूज़ कर लेते हो ना। फेसबुक खोलना हो तो क्या करोगे? https:/facebook.com डालते हो ना, URL डालते हो, फेसबुक खुल जाता है कि नहीं खुल जाता? हर URL में एक वर्ड यूज लिखते हो ना, HTTP। तो पहले ये याद रख लो क्या है। ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। इसकी खोज या इसको प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? नियम। प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं? नियम। जैसे प्रोटोकॉल मतलब दो लोगों के बीच में जब कुछ इंटरेक्शन होता है तो अगर उसके कुछ नियम है इंटरेक्शन करने के तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर आए तो यहाँ का जो भी मान लो सपोज करो क्या है, विधायक है, ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल है कि भाई एक नियम बना है कि अगर वहाँ से आ रहा है तो एयरपोर्ट पे ये जाएगा, उसको रिसीव करेगा, ये करेगा। तो ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है, कुछ नियम है।
इसके और इसके बीच में कुछ नियम बनाए गए ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। नाम क्यों रखा गया HTTP? ये प्रोटोकॉल क्यों कहा गया? भाई जब इंटरनेट की खोज हुई तो ये सिस्टम आ गया था ना, इंटरनेट इसीलिए आया ना कि अब पूरी दुनिया एक सिस्टम एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है ना। तो वो जो जुड़े हैं एक दूसरे को, कुछ कोई भेजता है, कुछ लेता है। हम देखो है ना, कुछ हम जैसे हम सर्वर को कुछ देते हैं, सर्वर हमें कुछ देता है। जैसे हम सर्वर पे फ़ोटो भेज रहे हैं, फ़ोटो, और फिर सर्वर हमारा क्या कर रहा है, जो वहाँ फ़ोटो रखी है वो ले आके हमें, हम मांग रहे हैं तो हमें दिखा रहा है। तो लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में लेन देन होगा, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए और उन्हीं को बोला गया क्या? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कि आखिर जब ये इंटरनेट दुनिया में फैलेगा, चीज़ें चलेंगी, और ये सोचा गया था भैया कि हज़ारों क्लाइंट होंगे, एक क्या होगा, सर्वर होगा। यही तो क्वालिटी है ना कि फ्लिपकार्ट हज़ारों लोगों को सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लाखों लोगों को सर्विस दे रहा है कि नहीं। एक सर्वर है और हज़ारों क्या है, लाखों क्लाइंट है जो फ्लिपकार्ट को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जो वो सिस्टम यूज़ कर रहा है वो उनके सिस्टम से क्या बोलोगे, क्लाइंट। और जो फेसबुक का या उसका फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है उसको क्या बोलोगे, सर्वर। तो जो लेन देन होगा, इसको जो नियम बनाए गए उसको क्या रखा गया ना, HTTP। इसीलिए तुमसे जब भी कोई URL हिट करवाते हैं तो क्या कहते हैं, URL में HTTP पहले डालो। अगर सेलेनियम यूज़ कर रहे हो, HTTP नहीं डालोगे तो खुलेगा नहीं, क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्योंकि HTTP इसीलिए वर्ड होता है कि इसका मतलब है कि ये जो लेन देन होने वाला है ये HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करके होने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल है, इंटरनेट पे ऐसे कितने प्रोटोकॉल हैं, सैकड़ों। लेकिन ये बहुत यूज़ होता है जिसका नाम क्या है, HTTP। जब तुम HTTP लिख लेते हो ब्राउज़र में, जैसे नहीं यहाँ लिखते हो और क्या लिखते हो, HTTP और करके URL हिट करते हो, वैसे ही ये ब्राउज़र समझ जाता है कि ये जो ब्राउज़र है, जो क्रोम बना हुआ है, क्रोम सारे प्रोटोकॉल जानता है। तो क्रोम समझ जाता है, अच्छा ये HTTP डाल रहा है URL में, मतलब ये क्या चाहता है, ये उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए डेटा का लेन देन करना चाहता है। डेटा कहाँ से आता है, सोचो मेरा फ़ोटो है ना, यहाँ से बैंगलोर, यहाँ से वहाँ पहुँच रही ना फेसबुक के ऑफिस में या IMGR के ऑफिस में, और IMGR के ऑफिस से इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही। ये जो डेटा का लेन देन हो रहा है किस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है, HTTP। अच्छा मेरी फ़ोटो यहाँ से जा रही तो रास्ते में तार होके जाती होगी ना, तार होके जाती होगी नहीं, तार से वो इधर उधर। और बीच में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नेटवर्क इंटरसेप्टर लगाए हो, जो बीच में ही तुम्हारे डेटा को क्या करें, जो तारों से डेटा जा रहा है वही डेटा को क्या करें, पढ़ लो। इसी वजह से एक प्रोटोकॉल HTTP है ना, एक प्रोटोकॉल और बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, HTTPS। इसकी क्वालिटी ये थी कि हाँ भाई देखो डेटा का लेन देन ही होना है। HTTP का काम क्या है, डेटा का लेन देन ही होना है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। लेकिन इसने कहा भैया हम जो डेटा भेजेंगे यहाँ से, जो ब्राउज़र है ना फॉलो कर रहा है HTTPS से भेजोगे तो यहाँ से जो डेटा वो भेजेगा सीधे नहीं भेजेगा, पहले डेटा को क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। क्या कर देगा, इनक्रिप्ट करना जानते हो, इनक्रिप्ट का मतलब जानते हो, इनक्रिप्ट करने का मतलब ऐसे समझो, मान लो तुम्हें कोई चिट्ठी भेजनी है, कोई संदेश भेजना। अब हम तुम्हें संदेश भेजना चाहते हैं, हमने चिट्ठी कागज़ पे लिखी हिंदी में, और लिखने के बाद तुमको अरे भेज दी, किसी के सहारे भेजी रास्ते। अब बीच में कोई ऐसा आदमी था, उसने उसको पकड़ लिया, ठीक है, उससे मार के उसकी चिट्ठी क्या कर ली, छील। या हो सकता है वो कहीं पानी पीने गया, उसके बैग में से धीरे से चिट्ठी निकाली, पढ़ के फिर से बैग में क्या कर दी, डाल दी, है ना। तो अब भाई पहले ऐसा होता था ना, जैसे जो थे राजा थे या जो लोग थे एक दूसरे को ऐसे संदेश तो भेजते थे, घोड़े से जा रहे होते थे। अब बेचारों की चिट्ठी अगर कोई बीच में पकड़ ले, छीन ले, तब और ये होता था। तो इस राज्य का प्लान पता चल जाए ना, तो इसीलिए लोगों ने ये दिमाग लगाया कि ऐसे नहीं करेंगे। जैसे हमें तुम्हें चिट्ठी भेजनी है तो हमने पहले तुमको बता दिया एक काम करते हैं, जैसे हम लिखते हैं र, जैसे हमने बता दिया कि हमारे लिए हमने एक बना दिया, एक पेज पे लिख दिया कि तुम्हारे लिए। चलो एक बात करते हैं, क की जगह र लिखना, ख की जगह ध लिखना, ड की जगह लिखना, ऐसे एक कागज़ पे लिख दिया।
अब फिर हमको पता है वैसे कैसे चिट्ठी लिखना है। अब हमें लिखना था क्या, राहुल, तो हमें लिखना है रा ना, हमने रा की जगह क्या लिखा, काहुल, इस तरह से अक्षर लिख के चिट्ठी भेजी। अब जो रास्ते में पढ़ेगा समझ पाएगा, लेकिन तुमको हमने पर्चा दिया हुआ है कि देखो भैया ये चिट्ठी पढ़ने का तरीका ये है, इस कागज़ को निकालो, उसमें देखना र का मतलब का है, का मतलब खा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब वो घर पे जाएगा, आधे घंटे में 1 घंटा उसको लगेगा, लेकिन बना के वो क्या कर लेगा, चिट्ठी पढ़ ले। तो ये क्या किया गया, जो चिट्ठी को भेजी गई इनक्रिप्ट करके भेजा गया, इसी को क्या कहा जाएगा, इनक्रिप्शन, या क्या किया गया, इनक्रिप्ट किया गया, जिससे कि बीच में अगर कोई चिट्ठी उठाए भी तो उसको समझ ही ना आए। वो सोच रहा है राहुल नहीं, वहाँ काखुल या काखू ज लिखा हुआ है, वो सोचेगा काखू ज कौन है, उसको चिट्ठी समझ में आएगी नहीं। लेकिन जिसके पास चिट्ठी पहुँचेगी उसको पता है कि ये चिट्ठी पढ़नी कैसे है। यही तरीका होता है किसका, इनक्रिप्शन का। डेटा जब यहाँ से वहाँ भेजते हैं तो अगर HTTPS के थ्रू तुम कुछ भी यूज़ करोगे तो जो डेटा तुम्हारे पास से जाएगा सर्वर के पास वो इनक्रिप्ट होके जाएगा। अगर रास्ते में कोई झपट के उसको पढ़ना भी चाहे तो वो उसको कुछ उल्टा सीधा दिखाई देगा। पता चला लिखा है राहुल तुमने, और वहाँ जो जा रहा है रास्ते में डेटा इनक्रिप्ट होके राहुल का मतलब ऐसा है, ये लिखा। अब ये कोई पढ़ेगा तो समझ आएगा, लेकिन हाँ सर्वर जानता है। सर्वर के पास जब पहुँचेगा ये इनक्रिप्टेड, उसको क्या करेगा, एक वर्ड इनक्रिप्ट चलता है और एक वर्ड चलता है क्या, डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट तो वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, और फिर अपने डेटाबेस में या जहाँ रखना है उसे क्या कर लेगा, रख लेगा। फिर तुमको वहाँ से वो कुछ भेजेगा तो कैसे भेजेगा, इनक्रिप्ट करके भेजेगा। कोई रास्ते में पढ़ना चाहे तो पढ़ नहीं पाए, तुम्हारा ये जो ब्राउज़र है उसे क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और तुमको सही से दिखा दे। तो ये तो URL की चीज़ है। HTTP और HTTPS पहले भी तुम जानते रहे हो ना। ये किस लिए है पूछे, ये इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं। HTTP क्या है तो बताओगे कि ये एक वो टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है कि इंटरनेट पे डेटा क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट की तरफ जाने के लिए जो रूल्स हैं, ये कहोगे सेट ऑफ रूल्स। एक सेट ऑफ क्या है, ये रूल्स हैं जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा के ट्रांसफ़र के टाइम में जो रूल्स हैं वो जो यूज़ होते हैं वही क्या है, HTTP। और HTTPS क्या है कहेगा तो कह देना बस वही है, लेकिन वो क्या है, सिक्योर्ड है। तो जो डेटा जाएगा और आएगा वो कैसा होगा, इनक्रिप्टेड, जिससे कि कोई बीच में उसको हैक न कर पाए, या हैक करे भी तो उसे समझ में ना। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही सेम भाई, अब हम तुमको बताए ना API के पास क्या होता है, URI होता है ना। यस सर। तो वो भी कुछ यूज करेगा ना, तो वो भी किसका यूज़ करेगा, इसी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, किसका, HTTP। HTTP का भी HTTPS, ये तो डिपेंड करता है जिसने बनाई है वो कैसे बनाया। अगर जिसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसने इंक्रिप्शन नहीं डाला तो उसके लिए क्या काम करेगा, HTTP, और जिसने डाला है उसके लिए क्या काम करेगा, HTTPS, है ना। तो यहाँ भी देखो URL में है ना HTTPS है, और सबसे पहले स्टार्टिंग के .com या .in या जो स्टार्टिंग का होता है पहले स्लैश तक, उसे क्या बोलते हैं पूरे को, बेस URL, और इसके बाद को बोलते हैं क्या, एंड पॉइंट। ठीक। और इसके बाद या तो डेटा तुम सर्वर को दोगे या तो डेटा सर्वर से लाओ। जब लाते हो तो बोलते हो गेट, और जब भेजते हो तुम, क्लाइंट जब भेजता है तो क्या कहता है, पोस्ट। और गेट पोस्ट पहले से चल रहा है। जो तुम इंटरनेट चला रहे हैं ना, बार बार क्या कर रहे हो तुम, गेट पोस्ट ही तो कर रहे हो। ये जो टाइगर नहीं चलाते हो, लीड क्रिएट करते हो तो तुम पोस्ट कर रहे हो। फिर लीड पे लिंक पे क्लिक करके लीड के बारे में डिटेल देख रहे हो ना, वो क्या कर रहे हो, सर्वर से आ रही है ना। जैसे देखो, जैसे ये देखो, वो भी बिल्कुल। अगर गूगल पे सर्च कर रहे हो, कुछ डालते हो ना सर्च, जैसे तुमने सर्च किया मोबाइल, इंटर पे क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट गई, ये गेट है, गेट है। यहाँ बताएंगे कैसे इसमें थोड़ा अंतर आता है। और फिर वो क्या किया, गेट क्यों कर रहा है, क्योंकि सर्वर ने ले आके तुमको दिया ना, जितने उसके पास सर्च रिजल्ट थे तुमको सामने दे दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब जैसे यहाँ है देखो, तो जनरली कितने होंगे, गेट और पोस्ट,
ये जनरली पहले से थे, उसका एपीआई से कोई लेना स्पेशली लेना देना नहीं है। नया लीड बनाते हो तो क्या कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो। अब अगर मान लो ये देख रहे हो प्रॉस्पेक्ट अकाउंट्स, इस पर अगर क्लिक कर दें, ध्यान से देखो, प्रॉस्पेक्ट अकाउंट्स पर क्लिक कर दें तो प्रॉस्पेक्ट अकाउंट्स की डिटेल्स दिखेगी ना। ये क्या है, गेट। ये क्या है, गेट। अगर है तो दिखेगी, नहीं है तो नहीं दिखेगी, लेकिन ये क्या है, गेट। लेकिन नया लीड बनाओ, नया अकाउंट बनाओ, कुछ करो, ये सब क्या है, पोस्ट। इसी वजह तो तुम्हारी एपीआई भी तो यही करती हैं, या तो कुछ सर्वर पे भेजती हैं या तो सर्वर से कुछ मंगाती हैं। इसीलिए जितनी भी एपीआई हैं, तुम एपीआई के सामने वर्ड लिखा हुआ देख ही रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये जो एपीआई है ये कुछ लेके आए, ये एपीआई कुछ लेके आएगी। यहाँ गिट लिखा है ना, यहाँ देखो गिट है ना, यहाँ देखो पोस्ट लिखा है ना। इसका क्या मतलब है, ये एपीआई यहाँ से कुछ लेके सर्वर पे जाएगी, और गेट का मतलब है वो सर्वर से लेके यहाँ आए। तो तुम्हें गेट और पोस्ट दिख रहा है नहीं? तो जानते हो एपीआई के साथ क्या होगा, हमेशा जब भी डेवलपर देगा तो एपीआई के पास क्या होगा, यूआरएल होगा। और साथ में ये जो गेट और पोस्ट है इसे बोलते हैं क्या, मेथड। और उस एपीआई के साथ कोई ना कोई मेथड लगा हुआ होगा, या तो क्या होगा, गेट, या तो क्या होगा, पोस्ट। ये जो गेट और पोस्ट है इसे क्या कहते हैं हम, एपीआई का मेथड है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तुम चाहो देख सकते हो यार, एपीआई के साथ कितने मेथड लग सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन दे रहा है, देखो ढेर सारे आएंगे, बहुत आ रहे हैं, ढेर सारे ना। सिर्फ गेट और पोस्ट ही नहीं होते और भी हैं। जैसे हाँ गेट है, पोस्ट है, और एक है क्या, पुट। पुट का यूज़ कब होता है, जब एपीआई, जो एपीआई सर्वर पे जाके कोई चीज़ अपडेट करती है, जैसे लीड बना हुआ है ना, और हम लीड में फर्स्ट नेम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए जैसे हाँ ये देखो है ना, मान लो अकाउंट से, ठीक है, या ये देखो ये क्या है, लीड्स है ना। अब अगर हम लीड्स के अंदर जाएं, मान लो ये लीड है, फर्स्ट नेम क्या है, HYD है, और कंपनी नेम क्या है, अमेजन है, और लास्ट नेम क्या है, DD। हम इसके अंदर जा रहे हैं, इसका फर्स्ट नेम जो है हम यहाँ से क्या करते हैं, एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट नेम HYD की जगह लिख देते हैं, सपोज करो राहुल, और इसके बाद क्या कर देते हैं, सेव हो गया ना। ये कहाँ सेव हुआ, सर्वर पे ना, सर्वर पे चेंज हो गया ना। अब चाहो तो अपनी लीड खोल के देखो, वहाँ HYD की जगह क्या दिखाई देगा, आ गया ना। ये हमने क्या कर दिया, कुछ अपडेट कर दिया ना। इसी को बोलते हैं क्या, पुट। क्या बोलते हैं, पुट। पुट का मतलब क्या है, पुट मेथड क्यों यूज होता है, जब देखो पोस्ट क्यों होगा, डेटा भेजने के लिए, गेट क्यों यूज होगा, डेटा मंगाने के लिए, और पुट होगा डेटा क्या करने के लिए, अपडेट करने के लिए। बात समझ में आई है, पुट क्यों यूज होगा, डेटा अपडेट कर। तो जो एपीआई, और ये तुम्हें नहीं बताना है किसी साथ गेट रहेगा कि पुट रहेगा कि पोस्ट रहेगा, जो डेवलपर इसको बनाएगा उसके साथ गेट पोस्ट पुट अपना लगा के देगा। जैसे देखो ये एपीआईज कैसी हैं, गेट वाली, ये कैसी है, पोस्ट वाली, ये कैसी है, पोस्ट वाली, ये कैसी है, पोस्ट है, ये कैसी है, डिलीट है। अच्छा, कई बार हम चीज़ें डिलीट नहीं करते हैं, उसके लिए जो एपीआई में मेथड है उसका नाम है क्या, डिलीट। तो मेन 4 मेथड है क्या, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। नाम पता है ना, गेट का मतलब ले आना, पोस्ट का मतलब नया डेटा क्रिएट करना, पुट का मतलब पुराना डेटा चेंज करना, और डिलीट का मतलब डेटा जो है उसे क्या करना, डिलीट करना। तुम अभी डिलीट करते हो नहीं इसमें, जैसे यहाँ मेरी फ़ोटो लगी हुई है, यहाँ फ़ोटो है ना, इन फ़ोटो को हम डिलीट नहीं कर सकते। देखो ज़रा,
सेलेक्ट करें, कहीं ऑप्शन है डिलीट करने का? नीचे एकदम। डिलीट पोस्ट है कि नहीं है? यस सर। डिलीट कर दे तो डिलीट हो जाएगी ना। यस इसके लिए भी अगर इन लोगों ने एपीआई बनाई होगी तो उस एपीआई का एक यूआरएल होगा यस। और उसके साथ मेथड जो लगाया होगा उसका नाम क्या होगा? डिलीट। पुट भी है और साथ में एक और भी है, क्या? पैच। ये भी बताया गया था। पैच भी किसके लिए है? पुट जैसा ही है। ये भी डेटा क्या करने के लिए है? अपडेट करने के लिए। लेकिन पुट के साथ ये है कि पुट जब डेटा अपडेट करने जाता है, मान लो वहाँ 10 डेटा है उससे रिलेटेड, तो वो अपडेट करेगा तो 10 के 10 अपडेट करेगा। हाँ, और जो पैच होगा वो पर्टिकुलर उतना ही, वही एक डेटा ही अपडेट करेगा और दूसरा अपडेटा, और मतलब वो पुट क्या करेगा? वही डेटा भले वही दोबारा डाल देगा लेकिन एक बार सबको फिर से क्या करेगा? अपडेट करेगा। और पैच सिर्फ उतना ही, पार्शियली। और जो पुट है वो क्या करेगा? फुली। और एक साथ में क्या है आपका? डिलीट, जो डेटा को क्या करेगा? डिलीट। ये अच्छा, ये बताओ, हम बनाए गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट ना, डेवलपर ने बनाई है। एपीआई कोड लिखा है, एपीआई यूज़ करने के लिए कलेक्शन दिया है, और हमने देखा हर एपीआई के साथ किसी के साथ कुछ ना कुछ मेथड लगा हुआ है ना। हर एपीआई के पास तुम क्या देख रहे हो? यूआरएल है, और यूआरएल में दो चीज़ें हैं, क्या? बेस यूआरआई और एंड पॉइंट, और साथ में हर एपीआई के साथ एक मेथड लगा हुआ है। ठीक है, अब बताओ अच्छे, इस मेथड इसके साथ क्या लगा हुआ है? कमेंट के साथ क्या लगा हुआ है? गेट ना। अब अगर हम यहाँ चाहें ज़बरदस्ती गेट से क्या करते हैं इसको, तो भैया ये काम नहीं करेगा। डेवलपर ने जहाँ एपीआई का कोड लिखा है वो उम्मीद कर रहा है कि हमसे इस एंड पॉइंट पे क्या मिलेगा? गेट मिलेगा, और तुम उसका बदल के क्या कर दे रहे हो? तुम पोस्ट। तो ये काम नहीं कर पाएगा। डेवलपर ने एपीआई बनाया ना, उसने बताया है कि भैया ये फलाने एपीआई है, फलाना यूआरएल है, और इसके साथ मेथड कौन सा लगा हुआ है? गेट। तो जब तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें मेथड कौन सा लगाना है? गेट। अब अगर तुम ज़बरदस्ती को नहीं पोस्ट लगाएंगे तो लगा लो, तो वो एपीआई काम नहीं करेगी। तुम डिफेक्ट थोड़ी ना डालो। इसमें तो गलती किसकी है? मेरी गलती है ना। उसने खुद ही कहा भैया कि ये कौन सा है, इसको गेट मेथड इसके साथ चलेगा, और तुम लगा क्या रहे हो? पोस्ट। ये बात समझ में आती है? अब यहाँ क्या है भैया? गेट है ना, तो गेट ही रहे। तो इतनी बात समझ में आ गई। गेट, और तुम्हें मेथड समझ में आ गया। मेथड 5 में से कुछ भी हो सकता है। और एक बात ये समझ में आ गई कि यूआरआई होगा। यूआरआई में भी दो चीज़ें होंगी, क्या? बेस यूआरआई और एंड पॉइंट। क्लियर? अच्छा, जरा एक काम करते हैं, जरा फ्लिपकार्ट खोलते हैं। ये फ्लिपकार्ट है, चलो बंद करते हैं। यहाँ आओ जरा, मान लो हम क्या, यहाँ पहुँचते हैं। जीएसटी स्टोर पे ढेर सारा सामान है। मान लो क्या खरीदना है, सपोज करो हमें, मान लो हमें क्या लेना है? एसी। एक इन्वर्टर एसी लेना है। हमने यहाँ देखा, आ गए, यूआरएल दिख रहा है ना। अच्छा, एक काम करें जरा, ये अच्छा यहाँ देखो, ये देख रहे हो बीटागर दिख रहा है? इसका यूआरएल है लोकल होस्ट :8888/ क्या लिखा है? index.php। इसके बाद क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद कुछ जोड़े नहीं लिखे हैं, एक्शन = लिस्ट व्यू, एंड मॉड्यूल = लीड्स, और एंड पेरेंट टैब = मार्केटिंग। अगर हम इसकी बात करें, अगर इस पूरे यूआरएल की बात करें, तो इस यूआरएल को, अगर इसकी भी एपीआई बनी है तो इसको भी यूज कर सकते हो। ये इस पूरे को क्या बोलेंगे? इसको देखो, इसको क्या बोलेंगे? बेस यूआरएल। जहाँ पहला स्लैश शुरू होता है उसी क्या बोलते हैं? बेस यूआरएल। इसके बाद index.php है। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन
मार्क। और इसके बाद ये जोड़े लिखे हुए हैं ना, एक्शन इक्वल्स टू लिस्ट व्यू एंड और मॉड्यूल इक्वल्स टू लीड्स एंड पेरेंट टैब इक्वल्स टू क्या है, मार्केटिंग। तो देखो ध्यान से, इसी को बोलते हैं जो क्वेश्चन मार्क के बाद है। अगर कभी भी किसी यूआरएल में क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा तो तुम देखोगे आगे उस यूआरएल में ऐसे ही ये जोड़े जोड़े होंगे, जैसे एक्शन इक्वल्स टू फलाना एंड फलाना फलाना। तो ये जो है एक्शन इक्वल्स टू लिस्ट व्यू एंड मॉड्यूल इक्वल्स टू लीड्स एंड पेरेंट टैब इक्वल्स टू मार्केटिंग, इसी को बोलते हैं क्या, क्वेरी पैरा। बात समझ में आई है? तो यूआरएल में ही अभी खेल रहे हो, यूआरएल में क्या क्या देख लिए, यूआरएल देख लिए, केस यूआरआई है एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट के अंदर भी, एंड पॉइंट मतलब इसके बाद वाला, एंड पॉइंट के अंदर भी अगर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो उसके बाद तुम्हें बराबर बराबर के साथ एंड के साथ ऐसी चीज़ें दिखाई दें तो समझ जाना। तुमसे पूछेगा कोई कि ये क्या है तो कहोगे क्वेरी पैरामीटर। कहेगा क्या नाम है उनके, तो कहोगे भैया यहाँ 1, 2 और 3 क्वेरी पैरामीटर हैं। कितने हैं? 3। एक का नाम क्या है, एक्शन, एक का नाम क्या है, मॉड्यूल, और एक का नाम क्या है, पेरेंट टैब। एक की वैल्यू क्या है, लिस्ट व्यू, एक की वैल्यू क्या है, लीड्स, और एक की वैल्यू क्या है, पेरेंट टैब इक्वल टू क्या है, मार्केटिंग। एक की वैल्यू क्या है, मार्केटिंग। कोई तुमको दिखा के पूछे कि क्वेरी पैरामीटर कहाँ है तो कहोगे हैं, पूछेगा कितने हैं तो कहोगे 3 हैं। कौन होते हैं पैरामीटर, जो क्वेश्चन मार्क के बाद होंगे और हमेशा ये जो होते हैं क्वेरी पैरामीटर, पैरामीटर और वैल्यू के फॉर्मेट में होंगे। जैसे दिख रहा है ना, एक्शन इक्वल टू लिस्ट व्यू, मॉड्यूल इक्वल टू लीड्स, पेरेंट टैब इक्वल टू मार्केटिंग। हाँ, जैसे की वैल्यू भी कहो या पैरामीटर वैल्यू कहो, इसे क्या बोलेंगे, क्वेरी पैरा। ये सब पूछते हैं इंटरव्यू में। एक यूआरएल दे देंगे, पूछेंगे इसमें क्वेरी पैरामीटर क्या होगा, तो बताओगे कि क्वेरी, और इसमें यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी इक्वल टू के साथ पैरामीटर वैल्यू के फॉर्मेट में होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्वेरी पैरामीटर। अगर ऐसा नहीं कि 3 ही हमेशा होंगे, किसी यूआरएल में 1 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में क्या होंगे 5 होंगे, किसी में क्या होंगे 10 होंगे। इस यूआरएल में कितने हैं, 3 हैं। अच्छा, हम यहाँ ये लिख दें, ये डी दिख रहा है, डी पे क्लिक करें। अच्छा, ये फिर सर्च फॉर लिख दें, मान लो राहुल, और इसे क्या कर दें, ये तो इसी में अपडेट हो रहा है। ठीक है, चलो जो भी है। तो ये बात समझ में आई, क्वेरी पैरामीटर समझ में आया, कहाँ पे होता है। अभी देखो यूआरएल तक की बात हो रही है। अच्छा, जरा एक और यूआरएल देखते हैं, जैसे ये देखो, है ना, वही है। अच्छा, यहाँ भी देख के बता लोगे ना, एक्शन है, एक मॉड्यूल है, रिकॉर्ड है, पेरेंट टैब है, और क्या है, व्यू नेम है। 4-5 है ना क्वेरी पैरामीटर, और 4-5 क्या है, वैल्यूज है। ये देखो मॉड्यूल मैनेजर ओपन करते हैं। शेयरिंग एक्सेस, या चलो यहाँ दिखाते हैं यार। ये यूआरएल देख रहे हो, flipkart.com है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क है कहीं, है यार, देखो है ना, तो है ना, SID इक्वल टू ये,
और फिर क्या है, ये यहाँ तक पूरा है यार, एस आई डी इक्वल टू आई थिंक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया, नहीं एच डी है बीच में सर। अच्छा बीच में और भी है, हाँ ठीक है जो भी है। तो ये समझ में आ रही बात कि नहीं, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क के आगे जो इक्वल टू के साथ है वही क्या है, क्वेरी पैरामीटर और उसकी वैल्यू। और उसके पहले भी तो कुछ लिखा है, एयर कंडीशनर्स दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, एयर कंडीशनर्स दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं क्या मालूम है, पाथ पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पाथ। क्वेरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर दो चीजें हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं एकदम बार बार कि भाई ये बताओ कि क्वेरी पैरामीटर में और पाथ पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, या क्वेरी पैरामीटर कहाँ क्या होता है और पाथ पैरामीटर। तुम बताओगे भैया जो क्वेश्चन मार्क के आगे होता है बराबर के इक्वल टू के साथ पैरामीटर की और वैल्यू के फॉर्मेट में, वो क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर। और जो हेलो अरे हाँ बोलो, हाँ लेंगे अभी आएंगे आ रहे हैं। तुम लोगों इसलिए तो लंच पहले करवा दिया था उनका। हाँ मैं आ रहे हैं, हाँ खाली में बैठा हूँ। हेलो हाँ ठीक। तो पाथ पैरामीटर क्या है, क्वेश्चन के पहले जो स्लैश के साथ होते हैं, मतलब बेस यूआरआई के बाद स्लैश करके जो नहीं बीच में लिखा होता, जैसे यहाँ एयर कंडीशनर्स लिखा हुआ है ना, इसे क्या बोलेंगे, पाथ पैरामीटर। और क्वेश्चन मार्क के बाद जो इक्वल में होगा उसे क्या बोलेंगे, क्वेरी पैरामीटर। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले ये पूछेंगे तुमसे, मेथड्स पूछेंगे, यूआरआई के बारे में पूछेंगे, बेस यूआरआई के बारे में पूछेंगे, प्लस एंड पॉइंट के बारे में पूछेंगे। फिर एंड पॉइंट के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो पाथ पैरामीटर हो सकता है या तो क्या हो सकता है, क्वेरी पैरामीटर। बोलो समझ में आ रही बात ये, है दोनों चीजें होती क्या है, देखो ध्यान से। अच्छा ये क्या बताता है यार, देखो ध्यान से, ये जो एयर देखो, अच्छा हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन लोगों, इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या, आपके पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर, ये दोनों आखिर होते हैं क्या। जरा देखो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, पूछना ना। तो ये जो यूआरएल है ये बता क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क मतलब मॉड्यूल इक्वल टू क्या है, FAQ। तो जो रिक्वेस्ट जा रही है कोड के पास, तो कोड को ये मिल रहा है कि जिस मॉड्यूल का डेटा ले आना है, जो मॉड्यूल दिखाना है उसका नाम क्या है, FAQ है। उसके साथ जो एक्शन है उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, इंडेक्स है। और उसके साथ जो पेरेंट टैब है उसकी वैल्यू क्या है, सपोर्ट। ये बताइए, इसका नाम क्या है, क्वेरी पैरामीटर ना, क्योंकि इसी में से डेटा वो जो है कोड जो होगा डेवलपर का, सर्वर का, वो इसी में से ये इंफॉर्मेशन निकालेगा और इसी के सहारे तो डेटाबेस में जाके ढूंढेगा। जैसे कई जगह ऐसा तुमको मिलेगा, यहाँ नहीं दिख रहा है यार, हमको दिखाना चाहिए, क्या करें, बात है ना index.php तो है ना। पाथ पैरामीटर बताता है कि वो कहाँ है, और क्वेरी पैरामीटर बताता है कि उसमें से भी किस कंडीशन से वो निकल के आएगा। जैसे यहाँ देखो है ना, ये एयर कंडीशनर्स क्या है, पाथ पैरामीटर। तो ये जो भाई एपीआई बनाई है उन लोगों ने, हर एपीआई को मान लो अपना अलग अलग यूआरएल दिया है ना, तो उसका कोड कहीं रखा होगा ना एयर कंडीशनर वाला। एयर कंडीशनर वाला कहाँ रखा है, हो सकता है वहाँ एयर कंडीशनर नाम का उनका एक फोल्डर होगा, उसके अंदर रखा। और ये क्वेश्चन वाला तरीका ये बताता है कि उनमें से जहाँ मान लो एयर कंडीशनर वहाँ 1000 है, 1000 में से कौन से यहाँ हमें क्या करने हैं, शो करने हैं। तो ये जो क्वेरी पैरामीटर है इसके सहारे ही उनको ले आएगा जो उसको यहाँ पे क्या करने हैं, दिखाने हैं। जैसे देखो जरा एक चीज़ और देखते हैं, ये हम ब्रांड क्या कर देते हैं, सैमसंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेंगे, क्वेरी पैरामीटर में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज,
कि वहाँ शायद ऐसे हो जाएगा कि कोई एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन मार्क, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अभी तक था क्या कि टाइप और सॉरी वो हो जाएगा ब्रांड क्वेश्चन मार्क ब्रांड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सैमसंग। तो जो रिक्वेस्ट जाएगी पूरी एपीआई के पास उसको ये पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ये देखना क्या चाहता है, तो एयर कंडीशनर देखना चाहता है और वो भी किस ब्रांड का, सैमसंग। तो क्वेरी पैरामीटर कहीं ना कहीं उसको अपना डेटा फिल्टर करने में काम आता है। और जो पाथ पैरामीटर है वो बताता है कि वो डेटा रखा कहाँ। जैसे एयर कंडीशनर्स के अंदर एयर कंडीशनर का डेटा रखा है, टीवी के अंदर किसका डेटा रखा है, मान लो वहाँ सर्वर पे सैकड़ों फोल्डर, टीवी का अलग हो, रेफ्रिजरेटर का अलग हो, इसका अलग हो, इसका अलग हो। तुम्हें एयर कंडीशनर में कुछ ढूंढना है तो यूआरएल में तुम्हारे क्या होना चाहिए, /एयर कंडीशनर्स / फिर अब एयर कंडीशनर तुमको देखना है कि वो ब्रांड कौन किसका देखना है, मान लो तुमको सैमसंग और मान लो ओनिडा 2 देखना है, तो क्वेश्चन मार्क ब्रांड इक्वल्स टू सैमसंग एंड ब्रांड इक्वल्स टू ओनिडा। तो वही लेके आएगा कहाँ, एयर कंडीशनर से पाथ पैरामीटर से उस जगह पे पहुँचेगा और क्वेरी पैरामीटर से उस चीज़ को निकाल के लाएगा। ये तुमको बहुत जगह तुमको जैसे यहाँ पे देखो दिखेगा, जैसे यहाँ देख रहे हो ये सब है, ये 3 है, अकाउंट है, यूज़र नेम है, इमेजेस है, पेज है, ये सब क्या है पाथ पैरामीटर। ये क्वेरी पैरामीटर नहीं है, शायद किसी में हो भी, पोस्ट में अक्सर क्वेरी पैरामीटर नहीं। किसमें है के वैल्यू टाइप करें, कहाँ करे क्या नीचे के वैल्यू लिखना है, टाइप करें वो बन गया। नहीं, कौन सा के वैल्यू नहीं, हम ये देख रहे हैं पास उसमें है किसी, इसमें किसी के पास है, अगर होगा नहीं है, नहीं अगर पाथ क्वेरी पैरामीटर होगा तो कैसे होगा, सर मेथड में देखिए के क्वेरी वाला होगा तो गेट वाले में गेट में जरूरी नहीं है, सब में हो ही। मेथड का नाम देखो ये क्या कर रहा है, सारे लेके चला आएगा। क्वेरी पैरामीटर होगा तो क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा के, जैसे ये दे दीजिए कि डेट क्या हो 1 साल पहले की हो, तो वही लेके आएगा। आप कौन सी है, मतलब एक तरह से समझो पाथ पैरामीटर क्या करता है, जब एक एपीआई यूज़ करते हो तो पाथ पैरामीटर वो देखता है कि कहाँ से लेके आना है, और क्वेरी पैरामीटर ये बताता है कि क्या लेके आना। इसलिए देखो कितना अच्छा है, क्वेश्चन मार्क है। उसका कोई अलग मेथड तो नहीं है सर, किसका क्वेरी पैरामीटर के लिए कोई मेथड अलग तो ना कोई मेथड नहीं, जब डेवलपर ने बनाया होगा तब तो, वैसे जो इन लोगों ने एपीआई बनाई, इन लोगों ने 150 एपीआई बनाई है ना। सर्च वाले में होगा, सर्च का अगर कोई हो एपीआई, अब इसमें हो तब तो देखें, तब तो या शायद देखें शायद किसी में हो भी, जैसे नहीं है बहुतों में होगा तो जानते हो कैसे होता है ऐसे, और फिर लेकिन अब ऐसा नहीं, अपने मन से हम थोड़ी बना सकते हैं यूआरएल, वो तो अगर एप्लीकेशन जो डेवलपर ने बनाया है उसने एपीआई में जो यूआरएल दिया होगा वही यूज कर सकते हैं ना, अपने मन से तो हम बना नहीं सकते। क्लियर है ये? तो अच्छा, एक ये कह रहे हो तुम इस पे सिस्टम पे चल रही है, अगर हम सेंड करें तो हाँ आ रहा, यहाँ पे आ रहा, ठीक है। अभी आगे देखेंगे इस बारे में, पहले तो यूआरएल के ऊपर ही ध्यान दो और इसकी नोट्स बनाओ। सबसे पहले तो तुमसे यूआरएल के बारे में ही पूछेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। और इसके बाद ये जो है सब लोग अपने अपने सिस्टम पे इसको कॉन्फ़िगर करो। तो वो ये जनरेट एक्सेस टोकन कर लिया है और उसको एक यहाँ पे वेरिएबल में जाके ग्लोबल में बनाना था, ये बना दिया है। तो तुम लोग का चल पा रहा है, तो नहीं चल पा रहा होगा ना, कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा होगा बार बार ना। इसको यहाँ लेके जाओ, जैसे यहाँ पे ना एक्सेस टोकन नहीं है, यहाँ पे ये एक्सेस टोकन है ना, यही तुम्हें यहाँ कॉपी करना है और इसे यहाँ ऐड किया जैसे इन्होंने ना। अब इसके बाद इनको जहाँ भी, चलो अभी आगे बताते हैं, जैसे यहाँ पे सॉरी इथराइजेशन है,
ये तो मान लो क्या है OAuth 2.2.0 है, यहाँ एक्सेस टोकन मांग रहा है ना। अब वही क्या करो, अब या तो वही एक्सेस टोकन वही था जो दिखाए थे, बड़ा सा नहीं था, या तो जगह जगह जाके कॉपी पेस्ट करें, या तो तुम नहीं देखते हो एक ही चीज़ को 10 जगह यूज़ करना हो तो क्या बनाते हो, वेरिएबल ना, वेरिएबल बनाते हो ना। अब हर जगह यूज़ करना है तो ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो। तो ऐसे ही कंसेप्ट ये भी देता है, कौन, पोस्टमैन भी, कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम्हें जगह जगह क्या करनी है, यूज़ करनी है, तो जगह जगह कॉपी पेस्ट करोगे तो परेशान हो जाओगे ना। हमने उसको क्या किया, देखो यहाँ बटन देखो जो आंख सा बना हुआ है, इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ जाना है, एक नया क्या करना है, बना देना। जैसे इन्होंने क्या किया है, बना दिया है। तुम ऐसे ही जाके एक क्या बनाओगे, वेरिएबल, और उसके सामने वैल्यू क्या डाल दोगे, करंट वैल्यू में वही जो तुम्हारे टोकन की वैल्यू है वही कॉपी करके क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद अब आओगे किसी भी इसमें, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है, यहाँ एक्सेस टोकन मांग रहा है ना। देखो कैसे मिला हमको ये, पहले हम API में गए, ध्यान से देखो कहाँ गए, पहले API पे क्लिक किया, फिर यहाँ किस में गए, एथराइजेशन में गए, फिर इसके बाद यहाँ कहाँ गए, OAuth 2.0 में गए, और इसके अंदर अब आए, यहाँ देखो है, इन्होंने डाल रखा है ना। और या फिर क्या कर दो, सेट एज वेरिएबल यूज़ कर लो। तुमने तो बना दिया है ना, कैसे यूज़ करोगे, एक्सेस टोकन। अब तुमको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो जो एक्सेस टोकन वहाँ है वो सब जगह अपने आप, क्या हर सर्विस के साथ ऐसा कर देना, जाना उसके अंदर, एथराइजेशन में जाना, यहाँ क्या सेलेक्ट करना, OAuth 2.0, और इसके बाद क्या करना, यहाँ आना, एक्सेस टोकन में आना, और जो वेरिएबल का नाम है कैसे लिखना है उसको, देखो याद रखो, डबल करली ब्रेसेस और फिर एक्सेस टोकन। और ये एक्सेस टोकन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, एक्सेस टोकन। अगर 80 रखा होता तो वहाँ क्या लिखते, 80, ठीक है। और क्लाइंट आईडी की जरूरत पड़ी होगी, ये एक्सेस टोकन ऐसे तो नहीं आता ना, क्लाइंट आईडी और क्या रहा होगा, क्लाइंट सीक्रेट रहा होगा, उसके थ्रू तुम्हारा निकला होगा, और निकलने के बाद उसको जाना कहाँ पे, ग्लोबल में बना देना। और इसके बाद हर एक API जितनी है जिसको यूज़ करना होगा, सबसे पहले उसको क्लिक करना, उसके कहाँ जाना, एथराइजेशन में, फिर कहाँ जाना, OAuth 2.0 में, यहाँ तुमसे मांगेगा और वही लिख देना, उसका नाम जो रखे हो, 80 रखे हो तो डबल, ऐसे ये देखो एक्सेस टोकन रखे हो, अपने आप आ गया ना, जो वहाँ बनाए हो यहाँ आ गया। अब क्या होगा, इसको भेजने के लिए तुम्हें एक्सेस टोकन की ज़रूरत बार बार नहीं देना ना। तो सब लोग पहले इतना कॉन्फ़िगर करो आज के आज। इंपोर्ट कैसे करेंगे? कैसे जनरेट करेंगे? इंपोर्ट कैसे करोगे, IMGUR का एक होगा URL, जैसे यहाँ पे इनका दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, IMGUR की साइट पे जाओगे तो लोगों ने अपनी हेल्प दे रखी है, उसका URL दे देना, API docs करके है ना, वहाँ जाओगे तो उनका एक URL है, वो कहेंगे कि कलेक्शन हमारा चाहिए तो ये URL लो, फिर जाओगे, पोस्टमैन खोलोगे, इंपोर्ट करोगे, लिंक में जाओगे, और जो URL दिया होगा उन्होंने वही यहाँ कॉपी करके क्या मारोगे, पेस्ट मारोगे पूरा URL, और क्या करोगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, अपने आप फटाक से सारी दिखनी डाउनलोड होकर दिखनी चालू। सब लोग पहले इतना ये करो और इसकी नोट्स बनाओ भाई। क्लाइंट आईडी कैसे जनरेट करेंगे सर? वो तो आई थिंक उसमें जाओगे, ऐड क्लाइंट करके एक URL है, ये भी दे देना है ना, एक ऐड क्लाइंट करके URL दे देना, उस पर जाओगे तो वहाँ तुमसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तुमसे ईमेल आईडी वाईडी दुनिया भर की चीज़ें मांगेगा, अंतिम में तुमको जनरेट करके देगा। क्लाइंट आईडी और सेक्रेट की अपना अपना सिस्टम में कॉपी पेस्ट करना, और उसको ले जाके यहाँ पोस्टमैन, और ये एक बार ज़रा ट्राई कराओ सबको, पहले इतना करो, और इसके बाद एक और है ना रिक्वेस्ट, जनरेट एक्सेस टोकन, इसी के सहारे तो आएगा। यही रिक्वेस्ट जब भेजोगे तभी तुमको एक्सेस टोकन मिलेगा, और जो मिलेगा वेरिएबल में डाल के उस वेरिएबल को हर सर्विस में यूज़ कर दो, तो फिर इसके बाद चलना शुरू हो जाए। तो सब लोग पहले ये ज़रा ट्राई करो, ठीक है।